हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आपके फेवरेट हिंदी रिकैप चैनल सिनेमा कैफे में आप लोगों का फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2024 में रिलीज हुई एक बहुत ही शानदार सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म जिसका नाम है लेट नाइट विद द डेविल। मूवी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में शुरू होती है, यह दिखाते हुए कि 1970s के अमेरिका में कितना कैओटिक माहौल था। चारों तरफ दहशत, हिंसा और खौफ का मंजर था। सीरियल किलर्स पकड़े जा रहे थे। यही नहीं, बहुत सारे सैटेनिक कल्ट ग्रुप्स ने अमेरिका को अपनी जकड़ में कर लिया था और रोज वह नए नए कर्सेस छोड़ रहे थे। इसी नेगेटिव माहौल और अराजकता के बीच आम जनता को थोड़ी सी खुशी और कंफर्ट देने के लिए द 4th of April 1971 के दिन टीवी में शुरू किया गया था एक लेट नाइट टॉक शो जिसका नाम था नाइट आउल्स और जिसे होस्ट करते थे बहुत ही फेमस एंकर जैक डेलरॉय, जो इससे पहले एक बहुत ही फेमस रेडियो अनाउंसर भी थे। टीवी पर डेब्यू करते ही जैक डेलरॉय ने टक्कर देनी चाहिए। उस टाइम के सबसे पॉपुलर टीवी शो द टुनाइट शो विद जॉनी कार्सन को, जो कि एक रियल शो था। धीरे धीरे जैक का शो जनता में बहुत फेमस हो गया। लोग नाइट आउल्स को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे। तो अगले ही साल 1972 में जैक ने यूबीसी चैनल के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, जो कि उस टाइम का सबसे लोकप्रिय चैनल हुआ करता था। उसी डील के बीच एक रिपोर्टर ने जैक से पूछा कि इस अचीवमेंट के लिए आपको क्या सैक्रिफाइस करना पड़ा। तो उस टाइम तो जैक ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर बाद में एक न्यूज़पेपर कटिंग में दिखाया जाता है कि यूबीसी चैनल के पहले रह चुके लेट नाइट शो के होस्ट की संदेहजनक परिस्थितियों के बीच एलिवेटेड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। मगर अब जैक के आने के बाद यूबीसी चैनल कामयाबी की नई बुलंदियां छू रहा है। केवल जैक के शो नाइट आउल की वजह से उसकी तुलना जॉनी कार्सन के शो के साथ होने लगी थी। जैक रातों रात दौलत और शोहरत का बेताज बादशाह बन गया। जैक अपनी वाइफ मैडलिन को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, जो कि एक स्टेज एक्ट्रेस थी। वो दोनों एक आइडियल कपल थे, मगर अपनी बीवी के अलावा जैक की जिंदगी में कुछ और भी था, और वो था द ग्रोव, जो कि कैलिफोर्निया के रेडवुड फॉरेस्ट एरिया में स्थित एक मेंस ओनली क्लब था, जिसके मेंबर्स थे अमेरिका के सबसे एलाइट, पावरफुल और अमीर लोग, जैसे कि एक्टर्स, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस। जैक भी द ग्रोव नाम के इस ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इसके रूमर्स तब से आ रहे थे जब से वह रेडियो में काम करता था। उस टाइम पर कुछ और भी अफवाहें इस ग्रुप के बारे में आती थी, जैसे कि इस ग्रुप में बहुत ही अजीब टाइप के रिचुअल्स किए जाते हैं पावर के लिए, करियर बनाने के लिए और अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए। देखते ही देखते जैक के शो नाइट आउल के 4 सीजन्स बीत गए, मगर वह जॉनी कार्सन के शो की पॉपुलैरिटी को बीट नहीं कर पाया। जैक ये जानता था कि गेम में बस एक ही किंग होता है और दुनिया बस किंग को ही याद रखती है, और वह यह भी जानता था कि उसका डाउनफॉल अब धीरे धीरे शुरू हो गया है। अचानक से 4 साल बाद 1976 में जैक की पत्नी मैडलिन को लंग कैंसर हो जाता है, जबकि उसने अपनी जिंदगी में एक भी सिगरेट छुआ तक नहीं था। मैडलिन के पास अब टाइम बहुत कम बाकी था, इसलिए वो पहली और आखिरी बार जैक के शो में आती है, और उस एपिसोड में मैडलिन दिल खोल के अपने इमोशंस जाहिर करती है, जैसे कि उसकी जैक के साथ पहली बार मुलाकात कहाँ हुई, कैसे हुई और उन्हें प्यार कैसे हुआ। और यह एपिसोड नाइट आउल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रेटिंग वाला एपिसोड बन गया। इसके 2 हफ्ते बाद ही मैडलाइन की मौत हो गई, मगर फिर भी जैक जॉनी कार्सन के शो की रेटिंग को बीट नहीं कर पाया। नाइट आउल के उस एपिसोड में जैक और मैडलिन के बीच में एक अजीब टाइप का टेंशन यानी कि तनाव दिख रहा था। मैडलिन की मौत के बाद जैक अचानक से शो छोड़कर गायब हो गया। किसी को पता ही नहीं चला कि वह गया कहां, मगर ठीक 1 महीने बाद यूबीसी ने ऐलान किया कि जैक वापस आ गया है। जैक की वापसी तो हो गई, मगर शो का डाउनफॉल बंद नहीं हुआ। जॉनी कार्सन के शो को टक्कर देना तो दूर, वो उसके आसपास तक भी नहीं आ पाया। रेटिंग्स के मामले में जॉनी कार्सन का शो था 3रे नंबर पर और जैक का शो नाइट आउल था 39 नंबर पर। जैक और नाइट आउल के डायरेक्टर ने मिलकर शो की रेटिंग्स बढ़ाने के लिए एक प्लान बनाया और शो में ऐसे लोगों को बुलाना शुरू किया जो कंट्रोवर्शियल हो, जो शो में थोड़ी जान और हाइप ला सके। मगर यह प्लान भी उनका फेल हो गया। अब तो बस जैक की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। सारे लोग बस इसी का वेट कर रहे थे कि नाइट आउल कब बंद होगा। यही नहीं, जैक का यूबीसी के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होने वाला था। इसके बाद जैक की छुट्टी होनी थी। उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए थे और वो स्टार नहीं बन पाया था। जैक के पास बस एक आखिरी मौका, एक वन लास्ट चांस था। तो द 31st of October 1977 की रात, यानी कि हैलोवीन की रात, जैक ने ऑकल्ट थीम वाला एक स्पेशल एपिसोड प्लान किया। अब वही एपिसोड हम देखने वाले हैं, यानी कि वही पूरी मूवी है। और उस रात को जो लाइव टीवी में जनता देख के दहल गई थी, वह सब हम देखेंगे। इसके साथ साथ हम बिहाइंड द सीन्स फुटेज भी देखेंगे जो उस रात सेट पे चल रहा था। उसी खौफनाक रात के शो की वीडियो अभी अभी हमारे हाथ लगी है, जिसका नाम था लेट नाइट विद द डेविल, और यही मूवी का भी नाम है। तो दोस्तों, लिव टीवी में शो शुरू होता है और उस रात शो में अलग अलग तरीके के गेस्ट आए हुए थे, जिनका परिचय हम उनके आने के साथ साथ ही देंगे। तो दोस्तों, शो का पहला गेस्ट होता है
क्रिस्टू नाम का एक इंसान जो कि एक मीडियम होता है, वह बोलता है कि वो मरे लोगों की प्रेजेंस को सेंस कर सकता है, उनकी आवाज सुन सकता है और उनसे बातें भी कर सकता है। तभी क्रिस्टू के दिमाग में पीटर करके एक नाम आता है। क्रिस्टू ऑडियंस से पूछता है कि अगर उनमें से कोई भी इस नाम के इंसान को जानता है या पहले कभी जानता था जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, तो प्लीज रिस्पॉन्ड करे। तभी उनमें से एक बैरी नाम का इंसान उठ खड़ा होता और बोलता है कि उसकी पत्नी का मेडन नेम पीटरमैन था, जो उसे 5 साल पहले छोड़कर भाग गई थी। यह सुनकर सब बहुत हंसते हैं। खैर, क्रिस्टू अब खुद ही एक माँ बेटी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आप किसी एडवर्ड नाम के इंसान को जानते हैं। तो वह लेडी बोलती है कि एडवर्ड तो नहीं, बट एडमंड नाम का मेरा बेटा हुआ करता था। तब क्रिस्टू बोलता है कि क्या उसने 4 साल पहले सुसाइड कर लिया था। इस पर वह लेडी हाँ बोलती है और बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर क्रिस्टू बोलता है कि मेरे दिमाग में और एक शब्द पापा आ रहा है। तब उस लेडी की बेटी बोलती है कि हम तो अपने पिताजी को डैड नाम से पुकारते थे, ना ही कि पापा। तभी उसकी मम्मी उसे टोक के बोलती है कि एडमंड जब बच्चा था तब उसके पास एक टेडी बेयर हुआ करता था जिसका नाम पापा था, जिसको आज तक उसने संभाल के रखा है। यह बोलकर वो रोने लगती है। इस चीज को देखकर वहां पर बैठी ऑडियंस बहुत ही ज्यादा स्टन्ड हो जाती है। तभी क्रिस्टू को अपने दिमाग में बहुत स्ट्रांग और तेज फीलिंग आती है और उसे माइनी नाम सुनाई देता है। माइनी का कनेक्शन क्रिस्टू के दिमाग में इतना शार्प होता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है और वह ऑडियंस से दरखास्त करता है कि अगर कोई भी मिनी नाम के व्यक्ति को जानता है तो प्लीज तुरंत रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि यह स्पिरिट बहुत ही पावरफुल है और अतृप्त भी है। वो यह भी बोलता है कि उसे अपने विजन में एक वेडिंग रिंग भी दिखाई दे रहा है। कोई तो अनमैरिड मैन यहाँ बैठा है एक वेडिंग रिंग पहन के, जिससे वह स्पिरिट बात करना चाहती है, मगर कोई भी जवाब नहीं देता। इन सब से क्रिस्टू बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और उसके नाक से खून भी बहने लगता है और वह शो से जाने की रिक्वेस्ट करता है, मगर रेटिंग्स की वजह से शो का डायरेक्टर उसे वहां पर रुके रहने के लिए बोलता है। खैर, थोड़े टाइम बाद शो फिर से लिव हो जाता है और कुछ टाइम के लिए शो का को होस्ट गस संभालता है, जिस दौरान क्रिस्टू और जैक दोनों इंटरव्यू के लिए रेडी होते हैं। इसके बाद शो के नए गेस्ट को ऑन स्टेज इनवाइट किया जाता है। मैजिशियन कार्माइकल हैग, जो वहां बैठे ऑडियंस को कुछ मैजिक ट्रिक्स दिखाकर इंप्रेस कर देता है, मगर अब वह रिटायर होकर एक रिसर्चर बन गया है जो इसी तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, पोजेशन और टॉकिंग टू द डेड जैसी चीजों पर साइंटिफिक रिसर्च करके सच और झूठ को सामने लाता है। कार्माइकल अग्री करता है कि उसका खुद का काम लोगों को ट्रिक करना है, फंसाना है, मगर यहाँ पर आज वह सारे लोगों का भी पर्दाफाश करेगा जो भूत प्रेत के नाम पे लोगों को बेवजह डराते हैं। वह यह भी बोलता है कि अगर कोई सही में उसे यकीन दिला दे कि स्पिरिट या आत्मा नाम की कोई चीज होती है तो उसे $500,000 का चेक उसी वक्त देगा। यही सेम प्रस्ताव वो क्रिस्टू के सामने भी रखता है, क्योंकि उसका मानना था कि क्रिस्टू शुरू में तो फेल हो गया था और एडमंड वाला उसका पूरा तुक्का लगा था। फिर क्रिस्टू वहां से उठकर गुस्से में जाने लगता है, मगर जैक उसे रोक लेता है और बोलता है कि उसकी लास्ट रीडिंग बिल्कुल सही थी, क्योंकि उसने ही उसकी बीवी मैडलिन का निकनेम मिनी रखा था और वही वहां पर वह अनमैरिड शख्स है जिसने अपनी वेडिंग रिंग अभी भी पहन रखी है। कार्माइकल हैग इस चीज को भी एक महज इत्तेफाक ही बताता है, जिसकी वजह से उसकी क्रिस्टू के साथ बहस हो जाती है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। इसके बाद क्रिस्टू अपने मुंह से बहुत ही अजीब घिनौने तरीके का ब्लैक लिक्विड वॉमिट करने लगता है, जिससे शो को फिर से ब्रेक पर डाल दिया जाता है। क्रिस्टू की हालत कुछ ज्यादा ही खराब होने लगी थी, जिसकी वजह से उसे शो से तुरंत एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। कार्माइकल हेग को इन सब चीजों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वह जैक पर इल्जाम लगाता है कि उसने सब कुछ पहले से प्लान किया है और ये सब स्क्रिप्टेड है। तो जैक बोलता है कि उसने कुछ भी पहले से प्लान नहीं करके रखा। अब शो फिर से ऑन एयर हो जाता है और अब बारी होती है शो के अगले गेस्ट की, जिसका नाम होता है डॉक्टर जून मिचेल, जो पेशे से एक पैराप्साइकोलॉजिस्ट होती है, जिसने अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम होता है कॉन्वर्सेशन विद द डेविल, जो ऑलरेडी एक बेस्ट सेलर होती है। तो आज डॉक्टर जून अपने उसी सब्जेक्ट के ऊपर लिली नाम की एक टीनेजर लड़की के साथ आएंगे, जिसकी डिमोनिक पोजेशंस के ऊपर डॉक्टर जून ने यह किताब लिखी थी। लेकिन उनके आने से पहले हम एक वीडियो टेप देख लेते हैं जिसमें लिली के बारे में बताया गया था। तो वीडियो क्लिप में दिखाया जाता है कि एक साधारण घर के अंदर डेमन अब्रैक्सिस के वर्शिपर्स ने उनके लिए एक चर्च बनाई थी, जो बेसिकली एक सैटेनिक चर्च था, जहां पर उनका लीडर डियाब्लो अपने फॉलोअर्स के साथ डेमन अब्रैक्सिस की पूजा किया करता था। डेमन अब्रैक्सिस को धरती पर लाने के लिए डेडली रिचुअल्स किए जाते थे। यही नहीं, बच्चियों को सैक्रिफाइस करके उनके खून से रिचुअल को पूरा किया जाता था। उन्हें किसी भी कीमत पर अब्रैक्सिस को धरती पर लाना था। यह सब कुछ सालों तक चलता रहा। इसके बाद पुलिस ने उसी चर्च पर रेड मार दी। पुलिस से बचने के लिए उनके लीडर डियाब्लो ने खुद को, अपने सारे फॉलोअर्स को और पूरे के पूरे चर्च को आग लगा दी, जिससे सारे झुलस के मर गए। बस एक 10 साल की लड़की चमत्कारी तरीके से बच गई।
वही लिली थी जो आज शो में आई हुई थी। अब सवाल यह था कि यह लड़की बची कैसे। क्या यह महज लक था या डियाब्लो डीमन अब्रैक्सिस को धरती पर लाने में सचमुच कामयाब हो गया था। रेस्क्यू होने के बाद लिली बहुत ही ज्यादा अजीब व्यवहार करने लगी थी। उसे कोई भी नहीं समझ पा रहा था, इसलिए उसको जून मिचेल को सौंप दिया गया, जिसने लिली से बातें की, उसको समझा और उस पर रिसर्च किया। और लिली के ऊपर की गई रिसर्च की फाइंडिंग्स को वह आज हमें इस शो में बताएंगी। लिली के ऊपर की गई रिसर्च की ऑडियो टेप सुनने पर हमें पता चलता है कि कभी कभार लिली की आवाज बिल्कुल चेंज हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है। जून का मानना था कि ऐसे टाइम पे लिली को डिमोनिक पोसेशन होता है। अब लिली की शो में एंट्री होती है और तुरंत वहां पे मौजूद सब लोगों को लिली का पावरफुल ऑरा और एनर्जी फील होता है। हैरान करने वाली बात यह होती है कि लिली जैक को पहले से ही जानती है, मगर जैक उसे नहीं जानता था। वह जैक को बोलती है कि मुझे पता है कि आपकी बीवी हाल फिलहाल में ही मर गई है, मगर आपको ज्यादा दुख में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी और अपने टीवी शो को लेकर ज्यादा टेंशन न ले, वो भी जल्द ही फेमस हो जाएगा। खैर, थोड़ी बहुत बातचीत होती और शो फिर से ब्रेक पर चला जाता है। ब्रेक पर जाने के बाद लिली जैक से कुछ बोलती है, मगर जैक उसकी बात ठीक से सुन नहीं पाता और नजरअंदाज कर देता है। मगर हम नोटिस करते हैं कि लिली जो 13 साल की होती है, मगर उस मोमेंट में उसकी निकाली हुई आवाज किसी 25 से 30 साल की औरत की होती है। इसी ब्रेक के दौरान ही जून जैक से बोलती है कि हमें लिली के साथ बहुत ही केयरफुल और सेफ रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिनों से लिली बहुत ही अजीब बर्ताव कर रही है और वह बस जैक का ही नाम ली जा रही है, जो कि बहुत स्ट्रेंज होता है। मगर जैक इस बात पे भी ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि आज उसे लिली को अपने शो के लिए इस्तेमाल करना था। हमें यह भी पता चलता है कि जैक और जून का अफेयर चल रहा है। शो का डायरेक्टर लियो जैक को बताता है कि हॉस्पिटल के रास्ते एक बहुत भयानक हादसा हो गया है और क्रिस्टू की मौत हो गई है। यह सुन के जैक बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसे अब तक लग रहा था कि क्रिस्टू ने जो कुछ भी किया था वह सब उसका एक एक्ट था। फिर जैक शो के डायरेक्टर से बोलता है कि यह बात हमें दबा कर रखनी पड़ेगी, क्योंकि इससे शो की रेटिंग डाउन जा सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि क्रिस्टू के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो सब सच था। कोई ना कोई शक्ति जरूर थी, जिसकी वजह से क्रिस्टू को मौत का सामना करना पड़ा। फिर से शो ऑन एयर हो जाता है और अब जैक जून से पूछता है कि आप क्या काम करती है। इस पर जून बोलती है कि ऐसे अनएक्सप्लेन फिनोमेनन जैसे कि टेलीपैथी, डेमोनिक पोजेशंस, जिनका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं होता, वह उन चीजों को स्टडी करती है और एक साइंटिफिक एंगल देने की कोशिश करती है। और इसी तरह उसने पिछले 3 साल से लिली को स्टडी किया है और इतने साल के रिसर्च के दम पर उसने पाया है कि लिली के अंदर कोई डीमन जरूर है। और एंशिएंट कल्ट हिस्ट्री, सैटेनिक रिचुअल्स और बाकी चीजों के रिसर्च के सहारे वो लिली के अंदर के डीमन को समझने की कोशिश करती रहती है। और उसके अकॉर्डिंग ये डीमन अब्रैक्सिस नहीं, बल्कि नीचे के लेवल का कोई डीमन है, जिसे लिली मिस्टर रिगल्स बुलाती है। अब कार्माइकल हेग, जिसे पहले से ही इन सब चीजों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, बोलता है कि यह डीमन अब्रैक्सिस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह एक कंप्लीट शोमैन है। वह ऑडियंस के सामने आना पसंद करता है। इनफैक्ट दुनिया भर के मैजिशियंस का फेमस इनकेंटेशन एब्राकाडाब्रा उसी के नाम से पड़ा है। इसके बाद जैक वहां बैठे ऑडियंस को बोलता है कि जून की मदद से लिली अपने अंदर के डीमन को कंट्रोल करना सीख गई है। तभी पूरे स्टूडियो में कहीं से हाई पिच आवाज आने लगती है, चीजें टूटने लगती है और अफरा तफरी मच जाता है। यही नहीं, गस को अपने म्यूजिक प्लेयर में शॉर्ट सर्किट होने से करंट भी लगता है। इधर कार्माइकल हेग को अभी भी यही लग रहा था कि यह सब नाटक चल रहा है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब चीजें भी हो सकती हैं, क्योंकि उसने आज तक ऐसी चीजों को कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं था। मगर यहाँ पे तो खेल कुछ अलग ही चल रहा था। तभी लिली बोलती है कि यह सब मिस्टर रिगल्स कर रहे हैं और वह यहाँ पर अभी भी मौजूद है। तब जैक बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो लिली मिस्टर रिगल्स को बाहर लेकर आए, और तभी शो ब्रेक पे चला जाता है। जून ने एग्जैक्टली जैक को यही मना किया था कि लिली को किसी भी हालत में डिमोनिक पोजेशन में नहीं जाने देना है, वरना बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है। मगर जैक अपने शो की रेटिंग्स बढ़ाने के चक्कर में एग्जैक्टली वही कर रहा था, जिस वजह से जून उस पर नाराज हो जाती है। अब गस भी जैक से बात करता और बोलता है कि वह यह सब क्या कर रहा है। गस यह भी बोलता है कि उसे और पूरे क्रू को पता चल चुका है कि क्रिस्टू के साथ क्या हुआ है और सारे बहुत डरे हुए हैं। इस पर जैक बोलता है कि आज हमें अपना पूरा फोकस शो को हिट बनाने में देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब शो फिर से ऑन एयर हो जाता है और लिली को एक चेयर से बांध दिया जाता है। जून लिली से कम्युनिकेट करना शुरू करती है और लिली के अंदर के डीमन को इवोक करना यानी कि जगाना शुरू करती है। देखते ही देखते लिली पोजेस्ड हो जाती है। उसका चेहरा पूरा बदल जाता है, उसकी आंखें पीली हो जाती हैं, उसके चेहरे पर अपने आप कट्स आ जाते हैं। इस हालत में लिली सीधे जैक की तरफ देखकर बहुत ही अश्लील और गंदे शब्दों में बोलती है कि वह पहले भी जंगलों में ऊंचे पेड़ों के बीच मिल चुके हैं। यह सुनकर जैक की हालत खराब हो जाती है। वह यह भी बोलती है कि जैक की बीवी कैसे मारी गई थी
और जैक का डॉक्टर जून के साथ अफेयर भी चल रहा है। लिली के पोजेस्ड हालत में शब्द इतने गंदे और भद्दे होते हैं कि उसे रोकने के लिए जून को उसे थप्पड़ मारना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद लिली पोजेस्ड हालत में ही रहती है और अब हर जगह हलचल शुरू हो जाती है। स्टूडियो में इलेक्ट्रिक तार के करंट इधर उधर दौड़ने लगते हैं। देखते ही देखते लिली हवा में लेविटेट करने लगती है और खुद ही वापस होश में भी आ जाती है। इसके बाद शो फिर से ब्रेक में चला जाता है। ब्रेक के दौरान जून जैक से कुछ सीरियस बातें करने लगती हैं। इधर गस जैक के पास आकर बोलता है, यहाँ सही में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है। इतना सब होने के बावजूद, इतना कुछ देखने के बाद भी कार्माइकल हेग अभी भी कंप्लीट डिनायल मोड में होता है और यकीन नहीं करता कि पैरानॉर्मल चीजें एग्जिस्ट करती है। खैर, अब शो फिर से ऑन एयर हो जाता है और अब कार्माइकल हेग के बोलने की बारी आती है। वह बोलता है कि यह सब हिप्नोटिज्म की मदद से किया गया है। जून ने ऑडियंस के साथ साथ लूसी को भी हिप्नोटाइज कर रखा है और यह साबित करने के लिए वह गस के साथ एक सेशन करता है और उसको और पूरे ऑडियंस को हिप्नोटाइज करके दिखाता है। वह हिप्नोटिज्म की हालत में सबको दिखता है कि गस के पेट से और गले से बड़े बड़े इंसेक्ट्स और कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं, मगर असल में ऐसा होता नहीं है। वो बोलता है कि यही शायद जून मिचेल ने भी लूसी के साथ और ऑडियंस के साथ भी ऐसा ही कुछ किया होगा। अब जैक को यकीन नहीं होता है कि जो कुछ उसने देखा वह सही था या गलत, तो वह गस के वीडियो फुटेज को वापस रिप्ले करके देखता है और पाता है कि गस के पेट और गले से कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं निकल रहे थे। मगर चूंकि ऑडियंस कार्माइकल हेग के हिप्नोटिज्म यानी कि वश में थी, तो जो कुछ भी कार्माइकल ने बोला, गस ने और जनता ने उसे ही सच मान लिया। अब क्योंकि कार्माइकल हेग जून और लिली को पहले ही झूठा बोल चुका था, लिली बोलती है कि अब उनका पार्ट भी वीडियो फुटेज पर रिप्ले करके देखना चाहिए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और अगर सही में जून ने सबको हिप्नोटाइज किया था तो वो भी वीडियो टेप में दिख जाएगा। लेकिन वीडियो टेप में बिल्कुल सब कुछ वैसा का वैसा ही था जैसा कि हमने और वहां पर मौजूद बाकी सब व्यूअर्स ने देखा था, यानी कि लिली सही में पोजेस्ड हुई थी, सही में उसके चेहरे पर कट्स पड़े थे और सही में उसने लेविटेट किया था। हैरान करने वाली बात यह होती है कि वीडियो फुटेज में जैक को मिनी की आत्मा भी उसके पास खड़ी हुई दिखाई देती है। इसके बाद जैक बहुत परेशान हो जाता है, मगर अब बहुत देर हो गई होती है। देखते ही देखते लिली का डिमोनिक पोजेशन बाहर आ जाता है और वह पूरे स्टूडियो के इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगती है। लेफ्ट से लेकर राइट हिस्सा पूरा इलेक्ट्रिसिटी से भर जाता है और लिली का चेहरा 2 हिस्सों में खुल जाता है और उसमें से एक अजीब तरीके का भयानक लाइट निकलने लगता है और वह गस को, जून को और कार्माइकल को एक एक करके बहुत भयानक मौत देता है। जैक वहां से भागने लगता है, पर भाग के कहीं जाता नहीं है, बल्कि उसके इसी टीवी शो के टाइम लूप में फंस जाता है, जिसके जरिए हम एक एक करके सारे राज जान पाते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। तो दोस्तों, हुआ यह था कि जैक जिस ग्रुप द ग्रोव में जाया करता था, वहां पर वह डेविल से यानी कि डीमन अब्रैक्सिस से मिला था, जिससे उसने मन्नत मांगी थी कि उसका शो सुपरहिट हो जाए और जॉनी कार्सन के शो को बीट कर दे। इसके बदले अब्रैक्सिस ने उसकी बीवी मैडलाइन यानी कि मिनी को ही क्लेम कर लिया और अभी लिली के अंदर वही डीमन अब्रैक्सिस है जो जैक के पास लिली के थ्रू आया है, क्योंकि उसका पर्पस अभी बाकी है और वो क्या है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। खैर, अगले सीन में हमें जैक को मिनी के पास दिखाया जाता है, जो कि कैंसर से मरने ही वाली होती है। वह जैक से बोलती है कि वह उसे खत्म कर दे और हम पहले देखते हैं कि जून शो में अब्रैक्सिस वाले कल्ट का कुछ सामान भी लेकर आई थी, जिसमें एक सैक्रिफाइशियल नाइफ भी था, जिसकी मदद से वो मिनी को मार देता है। मगर हम देखते हैं कि असल दुनिया में उसने लिली को स्टैब कर दिया है और इस तरह से फाइनली डीमन अब्रैक्सिस का मकसद पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, असल में जो मैडलिन को कैंसर हुआ था वो किसी और की वजह से नहीं, बल्कि उसके पति की वजह से हुआ था। उसने जैसे ही एग्री किया कि उसकी बीवी को एज अ सैक्रिफाइस क्लेम कर लिया जाए, तभी उसकी बीवी को कैंसर हो गया, जो कि अपने पति को इतना सपोर्ट किया करती थी। दौलत शोहरत के लिए उसकी ही बलि चढ़ा दी गई और इसके बाद जैक डॉक्टर जून के साथ अफेयर करने लगा। और जब जैक रियलिटी में आता है, उसे रियलाइज होता है कि जैक का अपने करियर में फेल होना, शो का ना चलना, शो के लिए लिली को यहाँ पे लाना, जैक का हाथ में सैक्रिफिशियल नाइफ पकड़ना और उसी के हाथ से लिली की बलि चढ़ाना, सब कुछ डीमन अब्रैक्सिस का ही प्लान था और वो बस एक कठपुतली था। बेसिकली दोस्तों, अब्रैक्सिस आजाद होने के बाद एक बच्ची यानी लिली के बॉडी के अंदर अपनी सारी शक्तियों को यूज नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने जैक के हाथों लिली को खत्म कर दिया। बैकग्राउंड में हमें पुलिस के कार्स के सायरन की आवाज सुनाई देती है, जो अब जैक को ही इन सारे मौतों का जिम्मेदार मानेगी। दोस्तों, एक थ्योरी यह भी बताती है कि इस शो के टेलीकास्ट होने के बाद डेविल यानी कि डीमन अब्रैक्सिस अब टीवी में समा चुका है, क्योंकि आज के दौर में टीवी को ही ईविल माना जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मूवी का यहाँ दी एंड हो जाता है। इस मूवी की एंडिंग दोस्तों काफी ट्विस्टेड है और एंडिंग को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज हाल फिलहाल में लाई जा रही है और मूवी की एंडिंग की वजह से ही ये काफी हिट भी हो गई है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि टाइम मिले
तो पूरी मूवी ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।